नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ESB के कैलेंडर के अकॉर्डिंग इस बार जनवरी में सब इंजीनियर की 900 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है और जिसमें अनुमानित 600 से 700 के लगभग आपको सिविल इंजीनियर की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसी कारण से हम अपने चैनल अथर्व एकेडमी पर MP सब इंजीनियर 2025 के लिए सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए अपनी स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे RCC यानी कि रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कंटिन्यू में हम सभी सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट एज पर IS 456-2000। सबसे पहले तो याद रखिएगा IS 456-2000 ये RCC का कोड होता है। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि RCC के लिए जो मिनिमम कंक्रीट का ग्रेड होता है वह कौन सा यूज किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं मिनिमम ग्रेड RCC स्ट्रक्चर के लिए M20 का इस्तेमाल किया जाता है और इसका अगर आप रेशो देखें तो इसका रेशियो होता है 1, 1.5 और 3, यानी कि 1.5-3 का रेशियो होता है M20 के लिए। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पोस्ट टेंशनिंग बिल्डिंग के लिए या पोस्ट टेंशनिंग स्ट्रक्चर के लिए मिनिमम कंक्रीट का ग्रेड कौन सा यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा ये होगा M30। इसके अलावा अगर आपसे प्री टेंशनिंग के लिए पूछे तो ये होगा M40। इसके अलावा अगर आपसे सी वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए पूछा जाए, यानी कि जहां पर आपको समुद्र के किनारे या जहां पर सी वाटर टच हो रहा हो आपके स्ट्रक्चर से, वहां मिनिमम ग्रेड कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। तो याद रखिएगा वहां भी आप M30 का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टील इज प्रिफर्ड एज रीइंफोर्स्ड मटेरियल इन कंक्रीट बिकॉज। पूछा गया है RCC में स्टील का ही क्यों यूज किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, इट इज इजीली अवेलेबल, जो कि गलत है क्योंकि अवेलेबल तो कई चीजें हो सकती हैं। इट इज चीपेस्ट एंड गुड इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ गुड होती है लेकिन चीप नहीं होता है। इट फॉर्म अ गुड बॉन्ड, जो कि हो सकता है सही है। फिर कहा गया है द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज ऑलमोस्ट सेम। तो सबसे मेन रीजन यही है कि स्टील साथ में इस्तेमाल इसलिए किया जाता है RCC में क्योंकि इनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लगभग समान होता है। इसका मतलब अगर आप समझने की कोशिश करें तो मान के चलिए आपने स्टील डाला RCC के स्ट्रक्चर में, ये कंक्रीट है और बीच में स्टील है। अब अगर टेम्परेचर के कारण ये एक्सपांड करेगा और सेम टेम्परेचर के कारण ये भी करेगा, तो ये दोनों साथ में एक्सपांड करेंगे क्योंकि इनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन सेम है। या फिर अगर ये श्रिंक करेगा तो भी लगभग सेम होता है, इस कारण से इसको इस्तेमाल किया जाता है। मान के चलिए अगर इनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट होता, मान के चलिए स्टील का ज्यादा है, तो टेम्परेचर के कारण स्टील पहले एक्सपांड करेगा और मान के चलिए कंक्रीट का कम है तो कंक्रीट स्लो एक्सपांड करेगा। इस कारण से इनके बीच का जो बॉन्ड है तो वह टूटने की संभावना रहती, लेकिन इनका दोनों का जो सेम है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इस कारण से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी अज्यूम्ड। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो कोड है जो आपका 456-2000, इसके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए इसका सही जवाब होगा 5000 अंडर रूट FC के। और अगर आपसे पूछा जाता है 456 1978, जो कि RCC का पुराना कोड है, याद रखिएगा ये पुराना कोड है और अभी जो लेटेस्ट कोड है वह RCC का वह है 456-2000। तो अगर 1978 के अकॉर्डिंग पूछा जाता तो ये होता 5700 अंडर रूट FC के। और अगर आपसे किसी भी एक कोड के बारे में क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, जैसे कि इस क्वेश्चन में कोड का नाम नहीं दिया है, तो अब आपको अज्यूम करना है कि ये लेटेस्ट कोड के बारे में ही पूछ रहा है, यानी कि 456-2000 के बारे में, और इसके अकॉर्डिंग सही जवाब होगा 5000 अंडर रूट FC के। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट द एग्रीगेट यूज्ड इज। ऑप्शन है सैंड, ग्रेवल, क्रश्ड रॉक या ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा RCC के लिए आप एग्रीगेट के रूप में इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। ऑप्शन है फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग, वाइब्रेशन इन द स्ट्रक्चर, फिर कहा गया है कोरोजन या फिर फायर। तो याद रखिएगा इन्होंने कहा है नॉट इंक्लूडेड इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, इसमें फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा याद रखिएगा वाइब्रेशन इन दी स्ट्रक्चर, कोरोजन, फायर, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में। अगला क्वेश्चन है मॉड्यूलर रेशियो एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इज डिफाइंड एज। इसका करेक्ट आंसर होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। इसमें एक चीज याद रखिएगा, ऊपर रहेगा स्टील और नीचे रहेगा कंक्रीट, इस चीज को बस आप याद रखिएगा तो आपका आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नॉमिनल कवर फॉर reinforcement is provided to। ऑप्शन है प्रोटेक्ट reinforcement अगेंस्ट कोरोजन, प्रोवाइड शेयर रेजिस्टेंस, प्रोटेक्ट reinforcement अगेंस्ट फायर, या फिर डेवलप सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेंथ अलोंग सरफेस एरिया ऑफ द reinforcement बार। तो इसमें पहला पॉइंट तो सही है कि आप सभी जानते हैं कोरोजन से बचाने के लिए उसके ऊपर कवर दिया जाता है। फिर प्रोवाइड शेयर रेजिस्टेंस, जो कि गलत है, शेयर रेजिस्टेंस से कवर का कोई कनेक्शन नहीं है। फिर कहा गया है प्रोटेक्ट रीइंफोर्समेंट अगेंस्ट फायर, जो कि सही है, उसके ऊपर कवर रहेगा तो उसमें मेल्ट होने के चांस कम रहेंगे। फिर कहा गया है डेवलप सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेंथ अलोंग सरफेस एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट बार, जो कि आप सभी जानते हैं कि सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1, 3 एंड 4 ओनली। अगला क्वेश्चन है इन अ सिंगल रीइंफोर्समेंट बीम फॉर गिवन ग्रेड ऑफ कंक्रीट परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इज डिफॉर्म्ड बार। ऑप्शन दिए गए हैं इज लेसर देन द प्लेन बार, प्लेन बार से कम होगा, इज इक्वल टू दैट ऑफ प्लेन बार, फिर कहा गया है मे बी ग्रेटर देन और स्मॉलर देन दैट ऑफ प्लेन बार्स, या फिर कहा गया है इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्लेन बार। इसको याद रखिएगा, जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी डिफॉर्म बार में, ये लगभग 60% ज्यादा रहती है किससे, प्लेन बार से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्लेन बार। डिफॉर्म्ड बार में जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस है वह 60% ज्यादा रहेगी प्लेन बार से, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेशियो रिक्वायर्ड फॉर एनी फेस एट एनी सेक्शन ऑफ बीम फॉर M25 एंड Fe500 इज। तो याद रखिएगा सबसे पहले अगर स्टील के लिए बात करे जाए तो ये होता है AST अपॉन BD, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 0.85 अपॉन FY। ये हो गया स्टील के लिए। अब अगर बात करी जाए Fe500 के लिए तो FY की जगह Fe500 अपन पुट कर देंगे, तो 0.85 अपॉन 500 ये की AST अपॉन BD से AST अपॉन BD इससे ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.7 इंटू 10⁻⁻3, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसको सॉल्व करना है आपको, ये वैल्यू ये आ जाएगी 1.7 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि एक पॉइंट ये है और 2 जीरो ये है, तो ये आ गया -3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एंड्योर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं केमिकल रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस, वेदरिंग रेजिस्टेंस या फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। तो आप सभी जानते हैं अल्टरनेट वेट एंड ड्राई की कंडीशन है लंबे समय के लिए, जिसमें डिफॉर्मेशन और लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाता है वेदरिंग रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को डिनोट करा जाता है FCR से, जो कि होता है 0.7 √FC के। इसकी यूनिट भी याद रखिएगा न्यूटन पर mm²। कई बार क्या होता है सेम आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बस उसकी यूनिट चेंज कर दी जाएगी, तो आपको यूनिट भी याद रखना है न्यूटन पर mm² या फिर
इसी को मेगा पास्कल कहा जाता है। तो इन दोनों में से एक यूनिट आपको दी जा सकती है। एफसीके होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कि होता है फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 0.7 अंडर रूट एफसीके न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब दैट टू द स्टैंडर्ड सिलेंडर इज। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। इन्होंने क्यूब का कंपेयर किया है सिलेंडर से, जो कि 1.25 टाइम्स ज्यादा होगा, यानी कि क्यूब का ज्यादा होता है सिलेंडर से। अब अगर ये क्वेश्चन है ये पलट के दे देते कि सिलेंडर दैट ऑफ क्यूब, तो ये आपका आता है 0.8, यानी कि सिलेंडर का कम होता है कंपेयर में क्यूब से। इन्होंने अभी क्यूब का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये सिलेंडर का कंपेयर करते क्यूब से, तब आता आपका 0.8, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कंक्रीट इन द मेंबर रिप्रेजेंट ऑफ अ कोर्स टेस्ट सेल बी कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल इफ द एवरेज इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ द कोर इज इक्वल टू एट लीस्ट Q percentage of the cube strength of grade of concrete where Q% is। तो याद रखिएगा, अगर इन्होंने एवरेज इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ पूछा है तो ये हो जाएगा आपका 85% तक। लेकिन अगर आपसे इंडिविजुअल पूछता, याद रखिएगा यहाँ इक्विवेलेंट पूछा है इन्होंने, एवरेज इक्विवेलेंट, अगर आपसे इंडिविजुअल पूछता तो वह 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन्होंने पूछा है एवरेज इक्विवेलेंट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और याद रखिए ये सभी एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस कारण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है एज पर प्रोविजन ऑफ IS 456-2000 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ फ्रैक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अभी अपन ने डिस्कस किया था फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को FCR से डिनोट करते हैं, जो कि होता है 0.7 अंडर रूट FCK। अब इन्होंने क्वेश्चन में FCK की वैल्यू दी है 25। 25 जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 0.7 अंडर रूट 25, तो इसको बाहर आएंगे तो ये हो जाएगा 5, इसका इंटू करेंगे 0.7 इंटू 5 होगा आपका 3.5, और यूनिट याद रखिएगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। छोटे छोटे से फॉर्मूले रहते हैं और इसी तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अचीव्ड आफ्टर। तो आप सभी जानते हैं फुल स्ट्रेंथ नहीं, 99% स्ट्रेंथ जो कंक्रीट की आती है वह 28 दिन में आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मींस दैट द लोड व्हिच हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर इज इक्वल टू। तो याद रखिएगा ये होता है 95%, मतलब 95% चांसेस है कि आपका स्ट्रक्चर फेलियर नहीं होगा अपनी जितनी उसकी प्रॉपर लाइफ है उसमें। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक फॉर्मूला भी याद रखिएगा, FM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा, क्योंकि इसका कई बार न्यूमेरिकल आने के भी चांसेस रहती, 1.65 सिग्मा। इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फॉर कंक्रीट वर्क इन सी वाटर द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिकमेंडेड बाय IS 456-2000 फॉर प्लेन कंक्रीट एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, यानी कि RCC और PCC रिस्पेक्टिवली। तो याद रखिएगा जहां सी वाटर की बात करी जाए वहां मिनिमम ग्रेड, अगर आप PCC की बात करेंगे तो PCC मिनिमम ग्रेड M20 का आप यूज करेंगे, और जहां RCC की बात करी जाए तो मिनिमम ग्रेड M30 का आप यूज करेंगे। पहले क्वेश्चन में भी मैं यह डिस्कस कर चुका हूं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। PCC के लिए M20 और RCC के लिए M30। इसकी एक टेबल भी रहती जो मैं आपको आगे वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है द स्टील जनरली यूज्ड इन RCC वर्क इज माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई टेंशन स्टील या स्टेनलेस स्टील। तो आप सभी जानते हैं कि माइल्ड स्टील का यूज किया जाता है जनरली RCC वर्क में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ RCC बीम विड्थ जिसकी दी है 200 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ दी है, ये थोड़ी मिसप्रिंट है, डेप्थ दी है 400 mm, रिलेशनशिप विथ 3 बार्स
of 15 mm, diameter of Fe 500 steel and M30 concrete। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह की क्वेश्चन आपके एमपी सब इंजीनियर में पहले भी देखने को मिले हैं और डायरेक्ट इन्होंने एमयू लिमिट की वैल्यू पूछी है जो कि होगी 0.133 BD स्क्वायर FC के। अब यहां पर इन्होंने सभी वैल्यूज दी है तो अपन पुट कर देते 0.133 B यानी कि बिट्स दी है इन्होंने 200, डेप्थ दी है इन्होंने 400 जिसका स्क्वायर होगा तो 400 का स्क्वायर, और FCK की वैल्यू यानी कि 25 इंटू 25, सॉरी M30 दिया है तो यहां पर आएगा 30। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू आएगी लगभग 127.42 किलो न्यूटन मीटर, जो लगभग क्लोज ऑप्शन दिया गया है 126 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एमयू लिमिट का 0.133 BD स्क्वायर FC के। अगला क्वेश्चन है व्हेन यील्ड स्ट्रेस इज डिफाइंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज दी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा गया व्हेन यील्ड स्ट्रेस डिफाइन की गई है। ऑप्शन दिए गए हैं रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू मैक्सिमम एक्सपेक्टेड स्ट्रेस, रेशियो ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस टू यील्ड स्ट्रेस, रेशियो ऑफ द इनिशियल स्ट्रेस टू फाइनल स्ट्रेस, या नन ऑफ द एबव। तो अगर आपसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात की जाए तो ये होता है यील्ड स्ट्रेस अपॉन मैक्सिमम एक्सपेक्टेड स्ट्रेस। इसका एक फॉर्मूला और होता है उसे भी आप याद रखिएगा। एक तो होता है ये यील्ड स्ट्रेस अपॉन मैक्सिमम एक्सपेक्टेड स्ट्रेस, और दूसरा होता है या इसी को कह सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। इन दोनों को आपको याद रखना है, यील्ड स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस या फिर यील्ड स्ट्रेस अपॉन मैक्सिमम एक्सपेक्टेड स्ट्रेस, यानी कि रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 456/2000 द डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर टू ऑल स्टील रीइंफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स इज नोन एज। ऑप्शन है नॉमिनल कवर, क्लियर कवर, नॉर्मल कवर या इफेक्टिव कवर। तो जिसमें लिंक्स को इंक्लूड किया जाता है उसे नॉमिनल कवर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको नॉमिनल कवर से ही देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन और आता है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तो जो डाया ऑफ बार होगा उससे कम नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में नॉमिनल कवर। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट शुड बी यूज्ड इन सी वाटर और व्हेन एक्सपोज्ड डायरेक्टली along the सी कोस्ट। तो अभी अपन ने पहले डिस्कस कर रहा है आरसीसी के बारे में पूछा है, तो आरसीसी में मिनिमम M30 का इस्तेमाल करेंगे जहां पर सी वाटर वाले कंस्ट्रक्शन होंगे या कोस्टल एरिया में डायरेक्ट एक्सपोज होगा जो स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स वैल्यू ऑफ पार्टिकल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील एंड कंक्रीट आर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो स्टील के लिए रहेगा वह हमेशा कम रहेगा और कंक्रीट के लिए रहेगा ज्यादा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा अगर आप एग्जाम में भूल भी रहे हैं। और कितना रहेगा, तो स्टील के लिए रहेगा 1.15 और कंक्रीट के लिए रहेगा 1.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। वही सेम क्वेश्चन जो अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK। FCK की वैल्यू इन्होंने दी है 20, तो 0.7 अंडर रूट 20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 3.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या इसे ही आप मेगा पास्कल कह सकते हैं MPa। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा 3.13 मेगा पास्कल।
मेगा पास्कल को ही न्यूटन पर mm स्क्वायर कहा जाता है, या सेम यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड प्रेजेंट इन वाटर यूज्ड इन कंक्रीट मिक्सिंग एज पर IS 456/2000। इन्होंने पूछा है ऑर्गेनिक सॉलिड पार्टिकल्स के बारे में। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप उन्हें याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाता है सिल्ट या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल, इनकी लिमिट होना चाहिए 2000 तक, और यूनिट इनकी रहेगी ppm, यानी कि पार्टिकल पर मिलियन या पार्ट पर मिलियन, याद रखिएगा। सिल्ट के बाद याद रखिएगा क्लोराइड्स का भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर क्लोराइड्स में दो कंडीशन रहती, आरसीसी में आपको 500 ppm तक क्लोराइड्स कंसीडर कर सकते हैं, और अगर पीसीसी की बात करी जाए तो यहां पर होगा 2000। फिर अगर सल्फेट्स की बात की जाए तो सल्फेट्स 400 ppm तक हो सकते हैं, और अगर ऑर्गेनिक मैटर की बात की जाए तो ये हो सकते हैं 200 ppm तक। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है ऑर्गेनिक सॉलिड प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 200 mg पर लीटर या 200 मिलीग्राम पर लीटर। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 कैलकुलेट द फ्लैक्चुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हुज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इन्होंने सबसे पहले कहा है फ्लैक्चुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट करना है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी है 36 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि इन्होंने डायरेक्ट FCK की वैल्यू दी है जी। वही सेम फॉर्मूला FCR इज इक्वल टू 0.7/√36, ये हो जाएगा बाहर निकल के 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 7 6 42, इस तरह से 4.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 4.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म्स इन शटरिंग हुज कंपोनेंट कैन बी रीयूज्ड सेवरल टाइम्स आर। ऑप्शन है स्ट्रिपिंग, नेवल फॉर्म्स, पैनल फॉर्म्स या केसिंग। तो याद रखिएगा इसे पैनल फॉर्म्स कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा गया फॉर्म्स इन शटरिंग हुज कंपोनेंट्स कैन बी रीयूज्ड सेवरल टाइम्स आर पैनल फॉर्म्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ग्रेड ऑफ सीमेंट इज नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। आप सभी जानते हैं जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रहती है, यह 3 ग्रेडों की आती है, 33, 43 और 53, लेकिन 23 ग्रेड की नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। तो 23 ग्रेड की नहीं होती, 33 की होती है, 43 की होती है और 53 की होती है। और अपन आने वाली क्लासेस में इन सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्पेसिमेन ऑफ M25 कंक्रीट इज लोडेड टू अ स्ट्रेस लेवल ऑफ 10 मेगापास्कल, अ स्ट्रेन ऑफ 100 into 10⁻⁻6 is recorded. If this load is allowed to stand for a long time, the strain increases 1000 into 10⁻⁻6 in accordance to with provision of IS 456/2000. Consider the long-term effect. The effective modulus of elasticity of the concrete is. इन्होंने effective modulus of elasticity के बारे में पूछा है, जो कि होगा EC इज इक्वल टू, अपन पहले भी ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, 5000 √FC के। FC की जगह अपन 25 को रखेंगे तो ये रूट से बाहर आके आ जाएगा 5 इंटू 5000 हो जाएगा 25,000। ये हो गई आपकी EC की वैल्यू, और अपन को जो फाइनल आंसर चाहिए वह होता है ECL की वैल्यू, जो कि होती है EC/1 + थीटा। अपने पास EC की वैल्यू है लेकिन थीटा की वैल्यू नहीं है, तो थीटा जो आपका होगा वह होगा क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, इसे आप याद रखिएगा। अब जो क्रीप स्ट्रेन होता है ये होगा लॉन्ग टर्म स्ट्रेन माइनस इलास्टिक स्ट्रेन, और नीचे इलास्टिक स्ट्रेन है ही फॉर्मूले में। अब ये दोनों वैल्यू दी गई है एग्जाम में, क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म स्ट्रेन की और इलास्टिक स्ट्रेन की। जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेन दिया गया है वह दिया गया है
1000 इंटू 10⁻⁻⁶, और जो इलास्टिक स्ट्रेन होगा वह होगा इसका आधा यानी कि हाफ। तो सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस हाफ होगा 500 इंटू 10⁻⁻⁶, अपॉन में इलास्टिक स्ट्रेन होगा 500 इंटू 10⁻⁻⁶। 1000 में से 500 गया तो ऊपर बचा 500 और नीचे 500 है, इनको अपन कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा थीटा की वैल्यू 1। इस वैल्यू को पुट कर देंगे इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाले फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा ECL इज इक्वल टू EC अपॉन 1 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू 1 है और EC की वैल्यू आई थी अपनी 25,000, 25,000 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 12,500। तो काय में रहेगी, तो मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर mm², ये दोनों यूनिट याद रखिएगा। तो 12,500 मेगा पास्कल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर स्ट्रक्चर टू बी परमानेंटली इमर्ज्ड इन वाटर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शुड बी यूज्ड। तो अगर कोई स्ट्रक्चर परमानेंटली इमर्ज्ड है वाटर में तो वहां मिनिमम ग्रेड आप यूज करेंगे M25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये होगी मॉडरेट वाली कंडीशन, याद रखिएगा। क्लास में आगे इसकी एक टेबल है, वह मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा, तो उस पूरी टेबल से आपके इस टाइप के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन लिमिट इज करेक्ट फॉर हाईली कंप्रेस्ड एज इन केस ऑफ एन यूनिएक्सियल इसेंट्रिक कंप्रेशन। तो इसे आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। एक वैल्यू होगी जो कि 0.002 से 0.0035 के बीच में लाई करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब वैल्यू बिटवीन 0.002 एंड 0.0035, यहां पे यूनी एक्सियल इसेंट्रिक लोड के बारे में पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अ कंक्रीट ऑफ 1:1.5:3 मिक्स इज, याद रखिएगा सबसे पहले तो ये है M20, मिक्स इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी मेजर्ड बाय वॉल्यूम। ऑप्शन है सैंड, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट या नॉन ऑफ दीज। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि वॉल्यूम बैचिंग कर रहे हैं, तो अगर वॉल्यूम बैचिंग कर रहे हैं तो सैंड को भी आप वॉल्यूम के हिसाब से मेजर करेंगे, कोर्स एग्रीगेट को भी और सीमेंट को भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नॉन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ सॉफेट फॉर्मवर्क टू बीम प्रोब टू बी फिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क इज। इसमें पूछा है फॉर्मवर्क टू द बीम, तो याद रखिएगा बीम के लिए ये होगा 7 डेज, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा स्लैब के लिए भी याद रखिएगा, अगर स्लैब का स्पान 4.5 मीटर से कम है तो इसमें आप 7 दिन में रिमूव कर सकते हैं, और 4.5 मीटर से ज्यादा है तो आप फिर 14 दिन या 14 डेज में आप इसे रिमूव कर सकते हैं, इस स्लैब की कंडीशन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रोवाइडेड कंजर्वेटिवली इम्पोज्ड लोड फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। ऑप्शन दिए गए हैं IS 875 पार्ट 4 1987, इसमें दिया गया है स्नो लोड के बारे में, याद रखिएगा। फिर कहा गया है IS 875 पार्ट 1 1987, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें डेड लोड के बारे में दिया गया है। कोड एक ही है, इसके पार्ट अलग अलग हैं, जैसे IS 875 1987 ये हो गया कोड, और इसका पार्ट 1 में दिया गया है डेड लोड के बारे में, ये है स्नो लोड के बारे में पार्ट 4। इसी के पार्ट 3 में दिया गया है विंड लोड के बारे में, और इन सभी से एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। और पार्ट 2 में दिया गया है इंपोज्ड लोड के बारे में, यानी कि आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। IS 875 पार्ट 2 1987 में इंपोज्ड लोड के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द टॉलरेंस ऑन प्लेसिंग ऑफ रीइंफोर्स्ड ऑफ RCC मेंबर एक्सीडिंग द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 200 mm इज। तो याद रखिएगा, अगर इफेक्टिव डेप्थ 200 mm या उससे कम है, 200 mm और लेस देन 200 mm है, तो यहां पर आएगा टॉलरेंस लिमिट ±10 mm।
और अगर 200 mm से ज्यादा है, मोर देन 200 mm, क्या चीज, इफेक्टिव डेप्थ, तब आपका आएगा प्लस माइनस 15 mm टॉलरेंस लिमिट। अब इन्होंने कहा है एक्सीडिंग द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 200 mm, यानी कि 200 mm से ज्यादा है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा प्लस माइनस 15 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट दैट फॉर्म्स सेटिस्फैक्ट्री अंडर एंटीसिपेटेड वर्क कंडीशन ड्यूरिंग इट्स सर्विस लाइफ स्पान इज। तो ये ड्यूरेबिलिटी की डेफिनेशन है एक्चुअल में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट दैट परफॉर्म्स सेटिस्फैक्ट्री अंडर एंटीसिपेटेड वर्किंग कंडीशन ड्यूरिंग इट्स सर्विस लाइफ द स्पान इज, तो वह स्पान होगा ड्यूरेबल, यानी कि ड्यूरेबिलिटी की ये डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 456-2000 द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव ट्यूब स्ट्रेंथ ऑफ M70 कंक्रीट इज। तो इन्होंने पूछा है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी M70 क्यूब की, तो जो 70 दिया होता है यही उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू दी जाती है एक्चुअल में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा 70। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में इस तरह से आ जाएगा 70 70 70 और सबकी यूनिट अलग होगी, यहाँ पे कुछ और यूनिट होगी, यहाँ पर किलो न्यूटन हो सकता है, इधर मीटर स्क्वायर, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो याद रखिएगा इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 10262 2009 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर M25 कंक्रीट इज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क करिएगा, पहले कई बार पूछा जा चुका है सब इंजीनियर के एग्जाम में ही। और स्टैंडर्ड डेविएशन की कुछ वैल्यूज याद रखिएगा, जैसे M10 और M15 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब इन दोनों के लिए कॉमन वैल्यू रहेगी 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसके अलावा M20 और 25 के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 30 से लेके 50 तक के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये कुछ वैल्यूज आपको याद रखना, 3 वैल्यूज है टोटल जिसमें आपके पूरे ग्रेड कवर होगा। अब इन्होंने पूछा है M25 के लिए, तो ये होगी 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूं, आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है और इसी तरह की आप और क्लासेस देखना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं मैं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।